नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास पीवाईक्यू सेट 12 रहने वाला है, जिसके अंदर हम 7 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा टारगेट रहेगा 20 में से 20 मार्क्स लाने का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और, इससे पहले मैं 11 सेट करवा चुका हूँ, 11 शिफ्टों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस में काफी इजाफा रहेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके, मैं मैक्सिमम शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद में आपके लिए ये जो शिफ्ट ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण इतना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम लगेगा ना, तो उससे जो एनालिसिस होगा, फिर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 2,886 रुपए है, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर मतलब एमआरपी, एमआरपी पर डिस्काउंट जो है वो दे रखा 26%। उसके बाद विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस अपने पास 2836 रुपए, सॉरी 2886 रुपए। छूट की राशि निकालनी है। सबसे पहले एमआरपी निकालते हैं। तो एमआरपी कैसे निकालेंगे? एमआरपी इनटू जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद कितनी राशि बची अपने पास, तो 100 माइनस 26% इक्वल टू, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस के बाद में। क्योंकि डिस्काउंट निकालने के बाद में एमआरपी के डिस्काउंट, एमआरपी में से डिस्काउंट निकालने के बाद में सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस के इक्वल कर देंगे। तो यहां से निकालेंगे एमआरपी इनटू 100 में 26 किया तो 74% बटे 100 इक्वल टू 2836। यहाँ से एमआरपी निकाल लेते हैं। तो एमआरपी की जो वैल्यू जाएगी अपने पास, क्या जाएगी, 2886 बटे 74 इंटू 100। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, 2886 इंटू 100 बटे 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास जो एमआरपी आता है वो आता है 12,025 रुपए। ठीक है, जब एमआरपी की वैल्यू अपने पास आ जाती है, तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 12,025 का 26% निकालेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास वैल्यू आती है 12,025 है कितना, 12,025, 12,025 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे ऐड करेंगे। ये आंसर कैसे नहीं आ रहा, एक सेकेंड। 386 बटे 74 इंटू 100, सो ये आएगा, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वह 3900 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस एमआरपी 3900 रुपये आ गई। अब डिस्काउंट निकालते तो 3900 इंटू 26%, 26% तो 39 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो अपने पास बचता है 1,014 रुपए। 1,014 रुपए ये अपने पास 26% जो डिस्काउंट दिया है उसकी राशि है, और यही अपना आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 44 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल के अंदर अपने पास साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपए। तो 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपए। आपको मैं बता दूं कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सीआई की अगर बात करें, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20 रुपए रहेगा, क्योंकि एसआई के बराबर रहेगा। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मतलब 24 रुपए। ठीक है, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब 4 रुपए निकला है, वो 20 रुपए के ऊपर तो निकला है। तो यहाँ से रेट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4/20। ठीक है, 1/5, 1/5 मतलब 20%। ये 20% अपने पास क्या आ गई, रेट आ गई। अब क्या निकालना है अपन को, मूलधन निकालना, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही
मान लेते हैं 20 रुपए एक साथ का निकाल लेते हैं अपन। ऐसा ही बराबर PR इंटू टी 1 ईयर बाई 100। तो पी से पी कैंसिल आउट और तो अपने पास आंसर हो जाएगा 100 रुपए मूलधन रहेगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दो कंटेनरों में क्रमशः 765 लीटर और 833 लीटर तरल है। दोनों कंटेनरों के तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना, ये करना है कि HCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 765 और 833 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या जो है किससे डिवाइड हो रही है। तो 7 और 6 13, 13 5 18, सम कितना 18, इसका कितना है 8 3 11, 11 3 14। ठीक है, तो ये इससे कुछ पता नहीं चल रहा अपन को। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखते हैं आंसर कौन सा रहेगा। तो 17 से डिवाइड करते हैं। 17 चौक 68, 85। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। 17 68 ही रहेगा। 15 17 नाम 153, ये डिवाइड 17 से डिवाइड हो रहा है। 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 19 से कम 19 76, ये नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों संख्या जो है ऑप्शन से अपन करेंगे, दोनों संख्या जो है वो 17 से डिवाइड हो रही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 19 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल कर्मचारी अपने पास कितने हैं, 96 कर्मचारी है और उनको औसत कितना है, वो है 32, इक्वल टू पुरुषों की औसत आयु 41 है। तो पुरुषों की एम मान लेते हैं और 41 इनकी एवरेज हो गई। महिलाओं की मान लेते हैं फीमेल एफ, एन टू औसत आयु 25 वर्ष है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो अपन ये देखिए, 96 इंटू 32 कितना होगा, 3072, इक्वल टू 41 M प्लस 25 फीमेल। ठीक है, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ऑप्शन अपने पास कोई अलग से कोई तरीका नहीं है इसका। तो मान लेते हैं एक बार, फीमेल का है कितनी है, फीमेल कितनी है 62। तो ये होगा 3072 इक्वल टू 41 M। ये अपन अगर अपन माने कि 62 है, ठीक है, तो ये कितनी जाएगी, ये 96 - 62, 96 - 62 कितना होगा। ठीक है, 40 इंटू 4 3 प्लस 25 इंटू 62। यहाँ से 4 एकम 4 डिजिट देख लेंगे और ये 5 10 0, यहाँ पर डिजिट 4 आ रहा है और यहाँ पर डिजिट 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। 54 से देखते हैं, 3072 इक्वल टू 41। ठीक है, जब अपन फीमेल को 54 मान रहे हैं तो मेल कितने जाएंगे, 96 से 54 निकाल देंगे। 96 में से 54 निकाल दिया अपन ने तो, और 4 42 बच गए। यहाँ की डिजिट कितनी आ रही है, 2, तो यहाँ पे डिजिट कितनी आ रही है 20, तो यहाँ पे डिजिट कितनी है 2। इससे आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज आप रख के देख लो। ठीक है, रख के देख लो एक बार। 57 रखेंगे अपन, 4 5 35 इधर, और 96 से 57 निकालेंगे। 96 से 57 निकालें तो 16 में 7 गया तो 9, 8 में से 5 गया तो 3, 9 एकम 9, 9 और 5 14, डिजिट नहीं आ रहा। ऐसे 7 में भी ऐसे होगा। तो डिजिट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि 36 63 372 और 126 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका तो वही है, 36 63
372, 372 और 126। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 18, ये 63, ये हो गया 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 2 छिके 12, 2 छिके 12 3। फिर 2 से डिवाइड किया 9, 63, ये हो गया 9 और 3, और ये 63। 3 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, और 21 हो गया। अब जो है फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21, 31, और 3 7 21। 7 से डिवाइड किया 1 1, 31 और 1, और ये 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1। यहाँ पे 4, 4 3 12, 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 252, 252 को 31 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास आता आंसर आता है 7812। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, एक्स और वाई का मध्यानुपाती जेड है, तो एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स और वाई का मध्यानुपाती जेड है, तो यहाँ पे चलो दिखा देता हूँ करके, जेड और ये हो गया वाई। यहाँ से जेड का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपात ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर जेड अनुपात मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और यहाँ पे ए अनुपात वाई स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ से ए निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की कुल क्या है, जेड स्क्वायर। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे जेड स्क्वायर, ये जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 11/45 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भिन्न है जो 10% बढ़ा दी, तो ये हो गया 110%, बटे उसका हर 10% कम कर दिया तो ये हो गया 90। ठीक है, और वो मान लो कोई संख्या है जाए, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11/45। डिवाइड के 9, एक्स की वैल्यू आएगी 1/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी मूलधन पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 360 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, कैसा आएगा, ऐसा इक्वल टू P/100। ऐसा ही कितना है, 360 रुपए। मूलधन कितना है, आर कितनी है, और टाइम कितना है, 4/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से 4×9 = 36, 90, 45, तो 4500 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई, 1000 रुपए के लाभ पर बेची गई, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 नाशपाती का जो मूल्य है वह है 1200 रुपए। तो 400 को कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×4 = 4800। ठीक है, ये अपना पास क्रय मूल्य है। अब इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है कितने का, प्रॉफिट होगा इसके अंदर 1000 रुपए का, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5800 रुपए। 400 का एसपी है ये, 5800 रुपए। ठीक है, तो 12 का कितना हो जाएगा, तो 5800/400 इंटू 12। अब इनको सोल्व करेंगे तो 5800/400 इंटू 12 करेंगे
तो अपने पास वैल्यू आती है 174 रुपए प्रति दर्जन। विक्रय मूल्य जो है वो है 174 रुपए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 664 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हो जाएगी 496 मीटर। लेंथ किसकी है? ट्रेन की। और 664 मीटर किसकी है? सुरंग की। जोड़ देंगे और क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकाल लेंगे। ये मीटर में है, ये अपन को सेकंड के अंदर निकालना है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, तो ये 18 से 18 कैंसिल आउट। यहाँ बच गया 5 इक्वल टू ये कितना? 6 4 10, 9 10, 10 6 16, एक एक 7 7 4 क्या? 1160/टी। टी इक्वल टू हो जाएगा 5/1160। एक सेकेंड। टी इक्वल टू 1160/5 होगा ना, क्योंकि 5 10 3 15 232 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। उस बैलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा, ये होगा 2πr/h। ठीक है। अब ये होगा 2 × 22/7। रेडियस अपने पास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 × 9.5 से, तो अपने पास फिर बचे 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 9 और 49 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9/x/49। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, इधर कहते हैं 9 × 49। वर्गमूल निकाले, 9 का 3, 49 का 7, कितना हो गया? 21। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। मूल्यांकन कीजिए, कितना है? 9 माइनस 9। ठीक है, माइनस माइनस का 60 डिवाइड बाई माइनस का 15 प्लस -2 × 6। -15 को 60 में डिवाइड किया तो कितनी बार गया? माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 4 बार गया, तो ये माइनस का 9। ठीक है, ये 4 और 6 दूनी 12। 9 और 4 13 और 12 कितने हो गए? माइनस का 25। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। केतन के दो पोते थे, महेश और डेविड। ठीक है, केतन के दो पोते थे, कौन कौन थे? महेश था और डेविड था। 15 वर्षीय महेश को केतन की संपत्ति से कुछ धनराशि दी। 15 वर्षीय महेश, ये कितने साल का था? 15 साल का महेश था। तो कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय डेविड को बाकी धनराशि मिलती है, तो ये 16 वर्ष का डेविड था। ठीक है, मान लेते हैं डेविड को 1 लाख धनराशि मिलती है, लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। मतलब ये जब 22 वर्ष के हो जाएंगे तब इनको धनराशि मिलेगी। तो ये कितना हो गया? 7 साल। और ये 22 तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? इसको 6 साल चाहिए। ठीक है, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% लगेगा, दोनों पे 10% सेम रेट है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। ठीक है, ये केवल यदि केतन के पास कुल धनराशि 25,200 रुपये थी, तो इसको अगर एक्स मान लेते हैं, तो इसके पास वैल्यू आती है 25,200 माइनस एक्स। तो केतन ने डेबिट को कितनी शुरुआती राशि दी? निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सी आई करके। सी आई का फॉर्मूला क्या अपने पास?
वन प्लस, मतलब सीआई के अकॉर्डिंग मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर टी। यहाँ पे पी कितना है, 25,200 माइनस एक्स, वन प्लस रेट कितनी है 10/100, टी कितना है यहाँ पे 7 साल है, इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स वन प्लस 10/100 इंटू 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, ठीक है, एक बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 25,200 माइनस एक्स इंटू 11/10 इक्वल टू एक्स। यहाँ से सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 21x एक तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25,200 इंटू 11। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 25,200 इंटू 11/21 करेंगे तो अपने पास 13,200 रुपये आती है। 13,200 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशीष, किरण और महेश का औसत भार 46 kg है, ठीक है, आशीष, किरण और महेश का औसत भार 46 kg है। 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3 से, तो अपने पास वैल्यू आती है 138 kg। उसके बाद आशीष और किरण का औसत भार 40 kg है, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 kg। और किरण और महेश का औसत भार 43 kg है, तो टोटल हो जाएगा 86 तो किरण का भार याद कीजिए। अपने पास 3 इक्वेशन हो गई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 और 2 से निकालेंगे। 1 और 2 से क्या निकलेगा, m का वैल्यू निकलेगी, महेश की वैल्यू निकलेगी, तो 138 में से 80 निकाले तो कितने बचे 58 kg, m की वैल्यू 58 हो गई। और 1 और 3 से एक की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 138 में से 86 गए, ये 52 kg। यहाँ से किरण का वैल्यू निकालनी है, किरण की m की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो 86 में से 58 गए तो कितने बचे 2, 32 kg, सॉरी, यहाँ पे आंसर आएगा 8, तो 28 kg। तो किरण का जो वेट है वो कितना है 28 kg, यहाँ से हो जाएगा। इसकी भी अपन को जरूरत नहीं है, अपन को ओनली m की वैल्यू निकालनी है, मैथ्स की वैल्यू निकालनी है। जब मैथ्स की वैल्यू निकल जाएगी तो डायरेक्टली किरण की वैल्यू निकल जाएगी, और इसका जो आंसर है तो उनके पास 28 किलोग्राम आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 21/7 इंटू 63/9 प्लस 14/2 इंटू 4 - 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो अपने पास 4 में से 2 गए तो 2, ये 14/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास बच गई 14। 63 में 9 से डिवाइड किया 7 बार, और 7 है 14 कितना 21, तो 21/7 टोटल यहाँ पे आएगा 21, 3 से डिवाइड होगा, तो अपने पास 63, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है, मतलब 8% की हानि होती है। अब 92% की जो वैल्यू है, 12% की जो वैल्यू है वो अपने पास 20,240 रुपए। अब बोला है 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 112 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 20,240/92 इंटू 112 कर देंगे, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 24,640 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
पेट्रोल के मूल्य में 60% तक वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो। मान लेते 100 है, वृद्धि होती है 160। ठीक है, अब ये कितनी कमी की जाए कि ओनली वृद्धि जो है वो 144%, मतलब 44% की वृद्धि हो, तो कमी कितनी होगी, माइनस करके 6, 16% की कमी करनी पड़ेगी। किस पे, 160 पे। तो 16 पे 160 किया, 100, तो अपने पास 10% आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि 160 जो है 60% बढ़े तो 160 हो गया। अभी बोलो ओनली 44% की वृद्धि हो, तो 44 की अगर वृद्धि होगी तो 144 हो गया। अब कितने कम करना है, तो 160 में से 144 कम करना है, 16% कम करना है। तो इस हिसाब से अपने पास जो है आंसर 10% आ जाएगा। विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है। उनमें से एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी चाल है अपने पास 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी के मान लेते हैं अपन x इक्वल टू दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग कितना है, 250 मीटर, 250 मीटर टाइम जो अपने पास 25 सेकंड है। ये मीटर में है, ये सेकंड के अंदर है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 45 प्लस एक्स, ठीक है, ऊपर कितना होगा 500 मीटर बटे 25, ये उधर गया तो ये डिवाइड में 5, ऊपर 18, तो ये हो गया 100, ये हो गया 4 बार 18 चौक 72, 45 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो 72 में से 45 कितना बचेगा, 7, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या से दोगुनी है। मान लेते ए है, बी है, सी है। उसके बाद सी द्वारा कार्य करने को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की आधी है। मान लेते हैं सी जो है 2x दिनों में काम करता है, और जो बी है सी आधी है। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन x, इसको मान लेते हैं x, बी हो जाएगा अपने पास 2x, और ए द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य करने से दुगुनी है, तो ये हो जाएगा 4x। क्योंकि सी जो है बी द्वारा कार्य करने में लगने वाले दिनों की संख्या आधी है, तो ठीक है x मान लेते हैं। उसके बाद ए कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या आ गया, ए जो है 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3। इसका मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया 3। ए कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि बी पहले दिन कार्य करता है और ए दूसरे दिन कार्य करता है, तो सी तीसरे दिन कार्य करता है, तो फिर बी चौथे दिन कार्य करता है। इसी तरह आगे भी कार्य करना चाहिए था, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू जाएगी अपने, 12, 6 और 3 आ गई। एलसीएम अपने पास आ गया 12। यहाँ पे ए एक एफिशिएंसी 1 आ गई, यहाँ पे 2 और 3 चौक 12। काम कैसे हो रहा है, पहले दिन काम कर रहा है बी, दूसरे दिन ए कर रहा है और तीसरे दिन काम कर रहा है सी, बी एस सी। जब बी एस सी 1, 2, 3 दिन काम कर रहा है, तो ये कर रहा है 1 दिन, ये 2 दिन, सॉरी, यहाँ पे बी जो है, बी कितने दिन काम कर रहा है, 2, ए 1, सी जो है 4 दिन। टोटल कितना काम हो गया, 4, 6, 7 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 12। ठीक है, उसके बाद बी वापस से काम करेगा, कितना काम करेगा, 2। उसके बाद ए काम करेगा, कितना काम करेगा, 1। उसके बाद सी कितना काम करेगा, 7 हो गया, 7 दिन 10, अब बचा 2, तो सी काम जो है 2/4। ठीक, काम बचा 2 और इसकी एफिशिएंसी 4, तो इस तरीके से 2/4। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सही, ये कितना आ गया, 0.5 आएगा, तो 0.5, 5.5 दिन में
ये जो टोटल काम है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासों के अंदर आपको ऐसी क्लासे मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।